गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात किया। हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि भाई कहाँ से ये एटम वर्ड आए, कौन कौन से बेसिक मॉडल्स थे, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात किया हमने। और किसके बारे में बात किया भाई, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। लास्ट हमारा जो वीडियो सेक्शन था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, रदरफोर्ड मॉडल। अब बेटा यहाँ पर हम जब नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे तो वहाँ पे अब हम बात करेंगे बेटा कि क्या क्या डिफेक्ट थे। यानी यहाँ पे हमें बात करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे, क्या क्या कमियाँ थी। तो इसको बात करने से पहले हमें आप सबसे ये उम्मीद है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलेंगे, सब्सक्राइब करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। तो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बेटा, ड्रॉबैक और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब कहने का मतलब क्या है बेटा कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या डिफेक्ट थे, क्या क्या कमियां थी। तो इन कमियों को आपको समझना है, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको समझना पड़ेगा। इन बेसिक फंडामेंटल्स में आपको पहली चीज़ क्या समझना पड़ेगा कि इनमें होता क्या है और इसे आप क्या कर सकते हैं। तो बेटा इनमें जो बेसिक फंडामेंटल आपको समझना है क्या है कि भाई इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कंटिन्यूअस यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं इन देयर ऑर्बिट। इन देयर ऑर्बिट कहाँ घूमते हैं बेटा, ऑर्बिट में। बट दे लॉस एनर्जी, लेकिन ये और क्या करते हैं बेटा, एनर्जी को लॉस करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब ये रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करते करते अब ये घूमते घूमते जब इसकी एनर्जी मिनिमम आ जाएगी तो ये कहाँ आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। तो अगर बेटा ये ऐसी बात है तो क्या एटम स्टेबल होगा। अब आप खुद ही यहाँ से बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और वो जाके न्यूक्लियस में डिप हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, तो क्या यहाँ पर जो एटम होगा वो स्टेबल हो पाएगा। तो बेटा यहाँ से ये स्टेबिलिटी कंडीशन के बारे में ये नहीं बतला पाए। कौन नहीं बतला पाए, रदरफोर्ड। तो यहाँ इनका जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या था बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कहने का मतलब क्या है, दे कुड नॉट बी एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम कैसे स्टेबल है इसके बारे में ये इस अपने मॉडल से तो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। अब बेटा जब इन्होंने ये मॉडल दिया तो उस समय तो ये बात तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये बताओ भाई, एनर्जी जब वो लॉस करेगा तो लॉस करने के बाद धीरे धीरे वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, और न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा तो बेटा वो क्या नहीं कर पाएगा, स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ये बताना भूल गए स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया, अब ये समझते हैं, दूसरी चीज ये क्या नहीं बता पाए इसके बारे में हमें बात करनी है। अब क्या बता पाए इसके बारे में बात नहीं करनी है, क्या नहीं बता पाए इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो दूसरी चीज इन्होंने क्या नहीं बताया, अकॉर्डिंग टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके अकॉर्डिंग बेटा, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के अकॉर्डिंग। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, द लॉस ऑफ एनर्जी, द लॉस ऑफ एनर्जी
और क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। और क्या कर रहे हैं, बट द स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी could not defined। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो एनर्जी लॉस कर रहा है, लेकिन ये बताओ बेटा एनर्जी जब लॉस होता है तो एनर्जी लॉस होने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी स्पेक्ट्रम, और ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इनका जो दूसरा जो मेन ड्रॉबैक थे, दो ही ड्रॉबैक थे, वो पहला ड्रॉबैक क्या था बेटा, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा क्या था कि जो स्पेक्ट्रम कंडीशन है, यानी जो स्पेक्ट्रम है इसके बारे में ये नहीं बता पाए। ठीक है, अब इसके बाद बेटा तब इस स्पेक्ट्रम को किससे डिफाइन किया जाता है। अब यहां से आपसे पूछा जाए, स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड बाय रेडिएशन, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड बाय रेडिएशन। स्पेक्ट्रम को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, रेडिएशन से। तो यहाँ पे अब हमें क्या समझना है बेटा, रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में समझना है, रेडिएशन। ठीक है, तो अब रेडिएशन के लिए सबसे पहले किसने बात किया, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको अब क्या समझना है बेटा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या समझना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब भाई ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये दिया किसने और इसका मेन मोटो क्या था। तो ठीक है, अब इसके बारे में बेटा अगर हम बात करें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो अब यहां आपको क्या याद रखना है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय प्लैंक। किसने दिया था बेटा, प्लैंक इन 1901, यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी सबसे पहले किसने दिया, प्लैंक ने दिया। कब दिया, 1901 में। और इन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी भी कंडीशन में एनर्जी की बात करते हैं तो कोई भी एटम कोई भी एनर्जी को ना तो कंटिन्यूअस इमिट कर पाती है और ना ही एब्जॉर्ब। तो यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी could not be absorbed or emit continuously, यानी एनर्जी ना तो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है ना ही इमिट होती है। अब भाई इसके लिए उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने और क्या कहा कि भाई जब एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है कंटिन्यूअस ना ही इमिट होती है तब कैसे होती है, तब इन्होंने कहा एनर्जी कुड बी एब्जॉर्ब्ड और इमिट in the form of small पैकेट्स। किसमें बेटा, किस फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। यानी ये पूरे एनर्जी लगातार नहीं चल रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चल रहे हैं। और इन स्मॉल पैकेट्स को इन्होंने क्या कहा, दैट स्मॉल पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा। इसे इन्होंने क्या कहा बेटा, क्वांटा कहा। क्या कहा, क्वांटा। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर स्मॉल पैकेट है तो इसे इन्होंने क्या कह दिया, क्वांटा कहा। तो अगर एनर्जी के कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो बेटा वो क्या है, क्वांटा। अगर यही लाइट के कॉन्सेप्ट में स्मॉल पैकेट के बारे में बात कर दिया जाए तो वो क्या होता है, फोटॉन। तो यानी आपको दो स्मॉल पैकेट्स याद रखने हैं, एक क्या याद रखना है, क्वांटा, दूसरा आपको क्या याद रखना है, फोटॉन। फोटॉन क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, और क्वांटा क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
ये बात क्लियर। अब इसके लिए इन्होंने एक रिलेशन दिया था। क्या किया था बेटा? रिलेशन। अब ये रिलेशन आपको बहुत याद रखना होता है, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में ये क्वांटम रिलेशन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा? क्वांटम रिलेशन। अब इसके लिए इन्होंने एक रिलेशन दिया, E इक्वल टू एच म्यू। E इक्वल टू एच म्यू, जहां बेटा क्या होता है? E क्या होता है? एनर्जी। H आपका क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। और V क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहां से E का मतलब हमें क्या पता चल गया कि एनर्जी की बात हो रही है। H क्या हो गया बेटा? हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया। और V क्या हो गया? हमारा फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एक रिलेशन क्या निकल के आ गया? E इक्वल टू एच म्यू। अब यहां से बेटा फ्रीक्वेंसी आप निकालने का फार्मूला अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। यानी अगर हम बात करें बेटा फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो अब यहां से बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए V, स्पीड ऑफ लाइट के लिए C, वेवलेंथ के लिए लैम्डा। तो यहां से क्या मिला हमें? V इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो बेटा अब जैसे ही हम इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? E इक्वल टू क्या है? एच म्यू। तो म्यू के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं? C बाई लैम्डा। तो यहां से क्या मिला हमें? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से हमें एनर्जी का लाइट और वेवलेंथ रिलेशन मिला। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां पे बेटा प्लैंक कांस्टेंट में आपको क्या ध्यान देना है? अगर बेटा यही चीज हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हम इसी चीज को किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कर लें तो यहां पे हमें क्या याद रखना होता है कि जब हम कभी भी नंबर ऑफ लेयर की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा हम क्या कर देते हैं कि अब यहाँ पे बस फार्मूले में एक चेंजिंग आपको कर लेना है कि E इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। यानी अगर n की वैल्यू बेटा, पहले तो आपको याद रखना है कि n की वैल्यू ये कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम 1 और कहाँ तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी। तो यहाँ n की वैल्यू 1 लेंगे तो एच सी बाई लैम्डा, 2 ले लेंगे तो 2n एच सी बाई लैम्डा, 3n ले लेंगे तो 3 एच सी बाई लैम्डा। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा दें, इसी कॉन्सेप्ट को इस पोजीशन पे लगा दें हम, तो बेटा क्या हो जाएगा? तो यहां से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू एन एच म्यू। अगर बेटा यही n की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या आएगा? E इक्वल टू एच म्यू। अगर n की वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए तो क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 2 एच म्यू। 3 हो जाए तो क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 3 एच म्यू। कहने का मतलब क्या है बेटा? इस कंडीशन में जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है या जो एनर्जी पाउचेज हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, वो किसको फॉलो करते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर। अब यहां से बेटा आपसे कभी कभी पूछ लेता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ लेता है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट की। अगर बेटा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? अब बेटा यहां पे इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो हम प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात करें। अब बेटा यहां पे अगर हमें बात करनी हो जाए प्लैंक कांस्टेंट की, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को आपको याद रखना होता है दो फॉर्म में। एक जूल के फॉर्म में याद रखना होता है बेटा, दूसरा अर्ग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? जूल एंड अर्ग। अगर बेटा जूल के फॉर्म में है तो ये क्या होता है? 6.625 इंटू 10⁻34। ये आपको याद रखना है, जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड। और अगर यही बेटा अर्ग के फॉर्म में हो जाए तो 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि आपको
प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दो फॉर्म में याद रखनी होती है, एक जूल में, दूसरा अर्ग में। ये बात क्लियर है। अब अगर बेटा इसी चीज को हम क्या कह लें कि भाई अर्ग किस सिस्टम में आएगा, जूल किस सिस्टम में आएगा, तो आपको याद रखना है कि अगर हम अर्ग की बात कर रहे हैं तो ये बेटा किस सिस्टम को फॉलो करेगा, सीजीएस। अगर आपने याद पढ़ा होगा ध्यान से, तो मैंने जब फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया था तो वहां पे मैंने बेटा फंडामेंटल यूनिट और उनके यूनिट पैटर्न मेजरमेंट की बात भी की थी। तो सीजीएस में हम लोग बेटा किस में बात करते हैं, अर्ग में, और एसआई में हम लोग किस में बात करते हैं, जूल में। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से बेटा आपको प्लैंक क्वांटम समझ में आ गया। अब अगर कोई बेटा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको वहां पे कैलकुलेशन करना होता है कि भाई कैसे क्या होता है, तो आपको जनरली फॉर्मूला यही पुट करना है। अगर ये फॉर्मूला आप पुट करते हो तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाती है। ये बात क्लियर है। अब बेटा इसके बाद हमें जो बात करना होता है, जो हमारा एडवांस पैटर्न है वो कहां से आता है बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। कहां से आता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बात क्लियर। अब यहां पे हम बोर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। अब यहां बोर एटॉमिक मॉडल को कैसे आप समझेंगे और इस सारे मॉडल का मेन मोटो क्या होता है, तो ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बेटा ये बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया किसने था, तो ये आपको याद रखना है, बोर्स एटॉमिक मॉडल सबसे पहले दिया किसने, नील्स बोर ने। किसने दिया था बेटा, नील्स बोर। ये बात क्लियर। यानी दिस एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय नील्स बोर। अब इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट based on Planck quantum theory and Rutherford model। Planck quantum theory and Rutherford model, यानी इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा वो किससे निकल के आया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड मॉडल से। अब इन्होंने क्या कहा ये आपको समझना है। तो इनका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, इसके अगर बारे में बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एटम इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये किसमें रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में। यानी अगर ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व करेगा, ये कहीं और नहीं जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, अब थोड़ा सा हम अपर पोर्शन हटा रहे हैं बेटा। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, दूसरी बात इन्होंने कहा, क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। अब इन्होंने दूसरी बात क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं कहां, न्यूक्लियस के चारों ओर, और क्या नहीं करते बेटा, एनर्जी को लॉस नहीं करते। यह बात क्लियर। अब इन्होंने थर्ड जो पॉइंट कहा वो क्या कहा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर
नंबर्स ऑफ सर्कुलर पाथ होते हैं। अब ये जो नंबर्स ऑफ सर्कुलर पाथ हैं, इनमें इन्होंने क्या बताया कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है कि ये इंटीग्रल होते हैं h/2π के। यानी इन्होंने क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल ऑफ h/2π। इन्होंने क्या कह दिया कि जो इनका एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल होता है किससे, h/2π। तो बेटा अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं बेटा, चलो अब एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी सी यहां बात कर लेते हैं। अब यहां पे एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। क्या होता है, mvr। ठीक है, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा कि mvr इक्वल टू h/2π। अब यही चीज बेटा हम किसके लिए कर लें, अब यहां पे बेटा अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल है। अगर बेटा मैंने अभी इससे पहले बात किया कि भाई अगर हम यहाँ पे n वैल्यू ले लें तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या निकल के आएगा कि mvr इक्वल टू nh/2π। तो कहने का मतलब है कि ये जो n वैल्यू है ये डिफ्रेंशिएटेड होता रहता है बेटा, अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बात क्लियर। अब अगर बेटा 1 है तो 1 के लिए क्या कर दोगे, n इक्वल टू 1, तब mvr की वैल्यू क्या हो जाएगी h/2π। लेकिन n इक्वल टू 2 हो जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, h यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2/π, तो यहाँ से क्या निकल के आया h/π। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एंगुलर मोमेंटम फाइंड होगा। यह बात क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट इनका जो 4th पॉइंट था वो क्या था कि ईच ऑर्बिट कंसिस्ट विद डेफिनेट एनर्जी। इनका जो 4th पॉइंट है वो क्या कह रहा है भाई कि ईच ऑर्बिट हैव डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट एनर्जी। कहने का मतलब क्या है बेटा, इसे समझो। तो अगर हम कह रहे हैं कि n इक्वल टू 1, अगर 1 के लिए एनर्जी हम x मान रहे हैं तो n इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी मान लो क्या हो गई y। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या है, चेंज है, लेकिन इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, क्या रहेगी, हमेशा x, और इसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, y। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ऑर्बिट होंगे बेटा इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, यानी डेफिनिट होगी। यह बात क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बेटा 5th पॉइंट की, हम किसकी बात करते हैं बेटा, 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, देन, अब बेटा कहा यह जा रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से कहां करता है, वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, देन इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है, क्या होता है बेटा, एनर्जी डिफरेंस, देन द एनर्जी डिफरेंस विल बी हाई टू लो। यानी जो हम एनर्जी डिफरेंस देखते हैं बेटा ये क्या करते हैं, हाई टू लो। यानी अगर ये एनर्जी इमिट हुआ तो भी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो भी, हमें कहां से चलना है बेटा, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। तब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस के लिए डेल्टा ई इक्वल टू ई हाई माइनस
ई लो, यानी हाई टू लो, हाई से लो की ओर हम जा रहे हैं। अब बेटा जैसे ही हम हाई टू लो जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इनकी वैल्यू होगी डेल्टा ई की, तो भाई डेल्टा ई की वैल्यू किसके इक्वल, हमने अभी इससे पहले बात किया एच म्यू की, तब यहाँ से क्या निकल के आएगा कि ई हाई माइनस ई लो इक्वल टू एच म्यू, ये हो जाएगा। और बेटा जैसे ही ये हो जाएगा तो एच म्यू के प्लेस पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ई हाई माइनस ई लो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की ओर बात करेंगे। अब यहाँ पे बेटा क्या आपको समझना है कि एब्जॉर्ब होगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा, इमिट होगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन कंडीशन के लिए भी हमें बात करना है। तो बेटा एक बात आपको याद रखना है कि अगर एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, तो एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, और अगर एनर्जी इमिट होगा तो एनर्जी इमिशन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट तक होगा। तो बेटा याद रखना है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, किसके बारे में याद रखना है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ई फर्स्ट टू ई टू, यानी पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, यानी कहने का मतलब है ये न्यूक्लियस है ऐसे, अगर यहां से एनर्जी यहां जाए तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि बाहर की ओर मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, इमिशन, लेकिन ये किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे जा क्या रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और यही काम हम किसके लिए बात कर लें, एनर्जी इमिशन के लिए। तो एनर्जी इमिशन में क्या हो जाएगा, ई टू माइनस ई वन, ओ सॉरी ई टू टू ई वन, और यहाँ पे ई वन टू ई टू। तो कहने का मतलब है तब ये कंडीशन थोड़ा सा अपोज कर दो ऐसे, यानी कहने का मतलब सिर्फ चेंज ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में मूव करने लगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी इमिशन करेगा। ये बात क्लियर। अब बेटा इनका कुछ फैक्ट्स था कि भाई कुछ फैक्ट्स निकल के आए इनके इस थ्योरी से। वो फैक्ट्स क्या थे, उन फैक्ट्स के बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पे इन फैक्ट्स को समझने के लिए आपको बेसिक कंडीशन समझना होगा। इन्होंने क्या फैक्ट्स में बताया कि इट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इनके इस मॉडल से हमें क्या पता चला, स्टेबिलिटी किसका, एटम का। कैसे पता चला भाई, इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ना तो एनर्जी इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो अपने पाथ में रेगुलर क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। अगर रिवॉल्व करेगा तो वो न्यूक्लियस में डिप तो होगा नहीं, और अगर डिप नहीं होगा तो क्या वो जो डिस्ट्रॉय कंडीशन है क्या उसे फॉलो कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि इस लॉ से या इस मॉडल से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम होता है, और वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही इमिट करता है। दूसरा इस एटम से क्या एक्सप्लेन हो पाया, इट एक्सप्लेन अबाउट स्पेक्ट्रम। इससे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। यानी इस मॉडल के थ्रू आप क्या बता सकते हो कि ये क्या बता रहा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम होता है। ये बात क्लियर। अब बेटा यहां पे इन्होंने क्या बात किया था, तीसरा, कि भाई जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड नेचर, ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड नेचर, यानी जो ऑर्बिट होते हैं बेटा वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं विथ
फिक्स्ड एनर्जी, और इनकी एनर्जी भी क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है। अब इन्होंने ऑर्बिट को बेटा अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने ऑर्बिट को 4 पार्ट में जनरली डिफाइन किया है, के एल एम एन, और इन्हीं ऑर्बिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स। क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स। ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का जो न्यू है बेटा वो कहाँ से आया है, बोर एटॉमिक मॉडल से। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा अब आज के वीडियो के लिए हम बस इतनी ही बातें करेंगे, क्योंकि बेटा इसके आगे की बातें जो डिफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक बेटा हम लोग, हमारा जो आप सबसे निवेदन है वो ये है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।